ग्रहों के संचरण से आपके राशि की जो धारा है वो स्खलित होती रहती है, विचलित होती रहती है। देखिए, जन्म के समय जो ग्रह पड़ गए उनका प्रभाव कुछ अलग होता है, मतलब वो प्रभाव स्थायी होता है। लेकिन उन अस्थायित्व में जब गोचर ग्रह जब ग्रह अपनी राशि में चलते चलते जब स्थान बदलते हैं, दूसरी राशि परिवर्तित करते हैं, तो उसमें भी अंतर आ जाता है। जैसे देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सूर्य जो है ग्रहों का राजा है। सूर्य सबसे लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है, और उसी सूर्य से प्रत्येक ग्रह जो है प्रकाशित होता है, प्रकाश उसी से ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद अपने आचरण, स्वभाव, प्रकृति और गुण के कारण उसमें उस उन किरणों में और किरणों के प्रभाव में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव लाता है। ये तो सूर्य का हो गया। अब चंद्रमा, चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक, या सबसे नज़दीक है, बल्कि यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब क्या होता है कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो नज़दीक, स्वाभाविक है, जो नज़दीक रहेगा जो ग्रह वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, ज़्यादा डालेगा, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आप देखते हैं जो समुद्र का जो ज्वार भाटा है, जो पानी ऊपर खींच लेता है चंद्रमा, क्योंकि वो नज़दीक है इसलिए पानी वो खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, और फिर जब चलते चलते जब दूसरी तरफ जाता है, अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, तो वो पानी जो है नीचे गिर जाता है। यही ज्वार भाटा आता रहता है। अभी इसलिए ये सूर्य और चंद्रमा के कारण ये आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदलते रहते हैं। अभी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे एक चीज़ होती है कि वैसे तो गोचर में बता दिया गया है कि 3, 7, 10 स्थानों में सूर्य, शनि, राहु और मंगल आदि शुभ होते हैं, शुभ होते हैं, बताया गया है। किंतु ये ध्यान दीजिए, लग्न से 7वें, राशि से 7वें शनि विफल होता है। उच्च का होते हुए भी वो अच्छा फल नहीं दे पाता, और नीच का होते हुए भी बुरा फल नहीं दे पाता है। सामान्य है तो सामान्य है, सामान्य फल देता चला जाएगा, किंतु ये विफल होता है। इसलिए डरना नहीं है। ये बिल्कुल ये सिद्धांत मत है, और इसको विशेष पुस्तकों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक ऋषिकेश का पंचांग खरीदिए और उसके बिल्कुल पहले पन्ने पर ही देख लीजिए, बिल्कुल ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। यही मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये रहा है आपका पृष्ठ, मुख पृष्ठ, और इसी पर ये नीचे लिखा हुआ है विफलता। ये यहाँ पर विफलता लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अच्छा, जो भी हो, तो ये डर मतलब उसे डरना नहीं है। बाकी स्थानों में देखिए, बाकी स्थानों में जो चौथे और 8वें और 12वें इत्यादि जो भी हो, तो उसका तो अपना प्रभाव होगा ही, किंतु 7वें स्थान में आ जाता है तो वो अपना प्रभाव खो देता है। खोने का तात्पर्य क्या है, जैसे उच्च का होता है तो बहुत अच्छा फल देने लगता है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी तरह क्या है कि चंद्रमा यदि सूर्य के साथ हो, ये जन्म लग्न में भी बता रहा हूँ, जन्म लग्न की कुंडली में भी बता रहा हूँ मैं, कि सूर्य यदि चंद्रमा के साथ हो और चंद्रमा किसी अच्छे भाव का स्वामी होकर के बहुत ही ऊंचा पड़ा हुआ हो, तो वो कोई फल नहीं देगा, विफल हो जाता है। सूर्य के साथ चंद्रमा का फल विफल हो जाता है, कुछ नहीं दे पाता है यदि जन्म लग्न में पड़ गया है तो। इसी तरह यदि आपके लग्न से या राशि से, लग्न से या राशि से कहते हैं कि बृहस्पति शुभ ग्रह है, बहुत अच्छा फल देता है, केंद्र में कोण में बहुत अच्छा फल देता है, किंतु ध्यान रहे बृहस्पति यदि आपके 5वें भाव में हो,
चाहे चंद्रमा से 5वें भाव में हो या लग्न से 5वें भाव में हो, वो जो है बिल्कुल ही अपना फल खो देता है। वही चीज़ उसका शुभत्व का बहुत अच्छा फल नहीं मिल पाता, मतलब ये सामान्य हो जाता है। सामान्य जो उसका सामान्य फल होना चाहिए वही होता है, बुरा तो बुरा, भला तो भला, सामान्य। किंतु यदि और भाव में रहता है, और भाव में रहेगा, तो इसका फल सामान्य से ऊंचा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन लग्न से या चंद्रमा से यदि 5वें में बृहस्पति हो तो वह अपना शुभ फल खो देता है। इसी तरह आपके लग्न से और या राशि से, चंद्रमा से 6ठे भाव में शुक्र हो, 6ठे भाव में शुक्र हो, तो चाहे उच्च का हो नीच का हो, जो भी हो, वो अपना सामान्य प्रभाव ही देगा, अपना वास्तविक फल नहीं देगा, अपना वास्तविक फल नहीं देगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग जो है अपनी कुंडली को जानने के लिए आजकल सब लोग उत्सुक रहते हैं और प्रायः खुद भी देखने की कोशिश करते हैं। तो इसे सामान्य तौर पर बता दिया कि इसको आप जान करके और फिर अपना जो है फल देखें। अभी मैं विशेष बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे इस संवत्सर का राजा कौन? मंगल वक्री हो जा रहा है, मंगल वक्री भी चल रहा है, और गुरु वो भी वक्री, दोनों साथ में वक्री हो रहे हैं। अब इस वक्रत्व का प्रभाव ये देखिए, बता दूं आपको कि मिथुन राशि में जाकर के गुरु जब वक्री होगा तो पीछे चलेगा तो कहाँ जाएगा? वृष राशि में। पीछे आएगा तो वृष राशि में आएगा। और ध्यान दीजिए, वृष राशि में नहीं, किसी भी राशि में जब गुरु आता है तो वो मानसिक रूप से बड़ा दुखी कर देता है, मानसिक रूप से वो दुखी कर देता है। तनाव, भय और तरह तरह के बुरे विचार, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। ये इसका गुरु जो है ये मार्गी हो जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि मार्गी हो करके भी, गुरु मार्गी हो करके भी ऐसा नहीं है कि मार्गी होकर के तुरंत तुरंत राशि बदलने के साथ वो जो है अपना वक्री होने के साथ या मार्गी होने के साथ वो अपनी राशि नहीं बदल, तत्काल राशि नहीं बदल रहा है। मार्गी होकर जब थोड़ा चलेगा तब आगे बढ़ेगा, इसलिए कुछ दिन तक वो उसी में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वक्री से जब मार्गी होता है, ये गुरु की ही बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी की भी, वक्री से जब मार्गी होता है तो ज्यों ही वो मार्गी होता है उसका फल डामाडोल कर देता है, उसका फल विकराल हो जाता है। ये किसी भी ग्रह में होता है कि जब कोई ग्रह मार्गी हो और जो ही वक्री हुआ तो सब प्रभाव गड़बड़ हो जाएगा। या वक्री है जो ही मार्गी हुआ, चाहे मार्गी है जो ही वक्री हुआ, तो वो गड़बड़ कर देता है। अब जिस राशि में जो होगा उस राशि के लिए, तो अभी उस राशि के लिए, और जिस राशि पर उसका प्रभाव होगा उस राशि के लिए। तो अभी मैं बता दूं आपको कि गुरु जो है, मान लीजिए मिथुन राशि से वापस आता है गुरु में, मिथुन राशि से वापस आता है गुरु में, तो अभी मिथुन राशि से वापस गुरु में नहीं, मिथुन राशि से वापस वृष में, और फिर जाता है कहाँ? मिथुन में। तो ये जो इतने दिन का जो समय है, इतने दिन के समय में वो ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर देता है, इतने दिन के समय में वो इतना प्रभाव उत्पन्न कर देता है कि उसका प्रभाव अब दीर्घ अवधि तक के लिए पड़ जाता है। दीर्घ अवधि मतलब तात्पर्य ये है कि जब तक संवत्सर न बदले। तो अच्छा ये है कि 2-2.5 महीने में ही संवत्सर भी बदल जा रहा है, नया संवत शुरू हो जा रहा है। देखिए, मैं ये अंग्रेजी कैलेंडर की बात नहीं हो रहा है, हिंदी से, तो हिंदी वही 30 मार्च
30 मार्च से नया साल शुरू, संवत्सर बदल जाएगा, तो तब इसका प्रभाव जिस राशि में जिस तरह से होगा वही सामान्य रूप में चलता चला जाएगा। अभी मैं बता दूं आपको कि थोड़ा कन्या राशि को विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि कन्या राशि विशेष पीड़ित हो रही है। किससे किससे? मंगल से भी और गुरु से भी, और दोनों वक्री अवस्था में हैं। तो इसलिए कन्या राशि थोड़ा विशेष सावधान रहे। अभी बताऊं ये वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि, वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूं कि 10वें शनि 11वें राहु बड़ा अच्छा आमदनी देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतराइए मत, आमदनी से ज़्यादा खर्च है, कलंक लगने की संभावना है। उल्टे सीधे मार्ग से आप पैसा लाने की कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा जो है पैसा खर्च कर देंगे, कर्ज लेने की अवस्था आ जाएगी, संचित पूंजी का नाश होगा। तो इसलिए ज़्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है वृषभ राशि वालों के लिए। अभी मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि इसी अवस्था में, मतलब कि कहने का तात्पर्य अवस्था नहीं, इसी माह में, मतलब इसी माह नहीं, 13 फरवरी से लगभग मान लीजिए, 13 फरवरी से लगभग मान लीजिए, क्या चीज़? शुक्र और राहु एक साथ मीन राशि में, शुक्र और राहु एक साथ मीन राशि में। अब देख लीजिए, शुक्र जो है मीन में उच्च का होगा, शुक्र मीन में उच्च का होगा, और शुक्र जो है मीन राशि के लिए शुक्र छठे भाव का स्वामी हो जाएगा, छठे भाव का स्वामी हो जाएगा और तीसरे भाव का स्वामी हो जाएगा। इसके अलावा शनि जो है उसके 12वें पड़ेगा। तो 12वें तो सूर्य और बुध भी पड़ेंगे, सूर्य और बुध भी 12वें पड़ेंगे, किंतु मैं इसे बता रहा हूं तो इसलिए मीन राशि को विशेष कष्ट, विशेषतः जिसका उत्तर भाद्रपद में जन्म हुआ है, उत्तर भाद्रपद में जिसका जन्म हुआ है, इसमें अंधाधुंध खर्च, अपव्यय, लोगों के द्वारा आपका लूटपाट शुरू होगा मीन राशि के लिए। अभी कहा जाता है कि एक घर डायन भी छोड़ देती है, तात्पर्य कि अपना घर नहीं बिगाड़ती, अपना घर से डायन बुरे स्वभाव की होती है, लेकिन फिर भी वो अपना घर नहीं बिगाड़ती है, ऐसा कहा गया है। अभी देख लीजिए, तो कुंभ राशि में शनि है, तो कुंभ राशि का नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं बिगड़ना चाहिए कुंभ राशि का। किंतु ध्यान रखे, आप बता दूं मैं आपको कि यह शनि कुंभ राशि का ही नहीं, मकर का भी स्वामी है, और जो ठीक पीछे है। इसलिए कुंभ राशि को क्या परेशानी होगी? पारिवारिक विघटन, परिवार में अशांति, और सूर्य बुध के साथ जुटी तो और दुर्घटना देगी, बीमारी देगी। देखिए, नहीं कहना चाहिए, अपशकुन नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जिसका भी जन्म मतलब कि उत्तर भाद्रपद के 2 लास्ट चरण और रेवती के प्रथम 2 चरण, इनमें जिनका जन्म हुआ होगा, तो नहीं कहना चाहिए माता रानी जाने, लेकिन ये मृत्यु बताया गया है कि ऐसी अवस्था में मृत्यु हो जाती है जब सूर्य बुध शनि एक साथ उपस्थित हों। वैसे माता रानी करे कि इनकी दीर्घायु हो, मेरे कहने से नहीं। तो ये राशि का अभी जो शेष राशियों पर भी इसका प्रभाव है, शेष राशियों पर भी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बता दिया मीन राशि का, अभी मैं बताया कि बहुत बृहद खर्च, लोगों के लूटपाट, किंतु ध्यान रहे, यदि मीन राशि का शनि लग्न में अकेले हो, मतलब राशि में अकेले हो, लग्न में यदि यह शनि, जैसे मान लीजिए कि शनि जिसकी मीन राशि है, मीन लग्न भी है, मीन राशि भी है और मीन लग्न भी है, तो जब राशि और लग्न एक साथ हो तो इसका मतलब कि शनि और चंद्रमा एक साथ होंगे। अगर लग्न में शनि होगा तो, और राशि भी होगी तो शनि चंद्रमा दोनों साथ होंगे,
तो जब शनि और चंद्रमा जब दोनों साथ होंगे तो चंद्रमा जो हो जाएगा 5वें भाव का स्वामी हो जाएगा, और शनि लग्नेश है ही। मैं ये लग्न कुंडली बता रहा हूँ। तो अगर ऐसी अवस्था में शनि हो जन्म के समय मीन राशि का, तो ये जो सूर्य बुध और शनि एक साथ जो मीन में आ रहे हैं, इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सामान्य प्रभाव पड़ने वाला है। इसके विपरीत क्या हो सकता है अगर ऐसी अवस्था होगी? तो तुला कोदंड मीन स्थो लग्न स्थो वा शनैश्चरः ग्रामाधिपो पूर्व। तात्पर्य कि ये राज्य सदृश अर्थात राज्य की तरफ, राज्य की तरफ से अत्यधिक धन प्राप्त होता है, नया घर में रहने का समय मिलता है, नया वाहन खरीदा जाता है। तो ये इस तरह से गुरु और जो बताया मंगल और गुरु के वक्री होने का, वीडियो लंबी हो रही है, कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैं अगली वीडियो में बता रहा हूँ, वो उसमें आप देखिए, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। मुझे बड़े पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसीलिए हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 दे देता हूँ कि लोग अपनी समस्या लिखेंगे। लेकिन मुझे देखने में आया कि इतना कहने के बावजूद भी कुछ लोग अपने तर्क वितर्क शास्त्रार्थ और बुद्धि विद्वता प्रदर्शन करते हैं। कृपया ऐसे लोग न करें, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं उनका उत्तर देता नहीं है। और न ही मेरी ज्योतिष की दुकान है जो मेरी दुकान गड़बड़ हो जाएगी, मेरा व्यवसाय गड़बड़ हो जाएगा। मेरा व्यवसाय नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं सीधा साधा ठहरा फौजी आदमी, बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से बहुत लंबी रकम मुझे मिल जाती है पेंशन के तौर पर। इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि मैं 2-4 परिवार को कोई तरह से पाल सकता हूँ, 2-4 परिवार को अकेले नहीं। और पैतृक जमीन अपना खेती बाड़ी का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेरा व्यवसाय गड़बड़ होगा, ये इसकी चिंता नहीं है। तो बेकार वो न करें। देता हूँ तो उस तरह अपनी समस्या बताएं, समस्या उसका उत्तर मैं क्रम से दूंगा, क्योंकि जो पीछे जिनका संदेश आया है उनका उत्तर मैं दूंगा, तो बारी बारी से उत्तर देता हूँ। और अंत में मैं जब तक भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से कार्यरत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था, और अब मैं शुल्क लेता हूँ, तब सेवा करता हूँ, शुल्क भी ज़्यादा। बाकी पंडित लोग जो लेते होंगे आपके से शुल्क, उनसे ज़्यादा, और ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। इसलिए यदि आप सक्षम हो, मतलब समर्थ हों, उत्सुक हों, आवश्यकता हो, संपर्क वरना न करें। वीडियो बढ़ रही है, अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।